Assalamu alaikum students. I am Mohammad Sood. This is class number 4 of Introduction to Object-Oriented Programming with Java language. Today we will discuss some new topic. Topic are number 1, recap of encapsulation. Number 2, basic syntax of Java language. Number 3, expression and operators. इस सब्जेक्ट के अंदर आज हम बेसिकली इन तीन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो पहला टॉपिक है वो है इनकैप्सुलेशन, जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था और बाकायदा प्रैक्टिकली इसको हमने करके दिखाया था। इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और है, यानी कि बाकायदा इसको एक यानी कि इसको मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इनकैप्सुलेशन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। जस्ट लाइक डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है क्या, कि डेटा किस तरह से आपने उसको हाइड करना है फॉर प्रोग्रामिंग, और उस डेटा को जो ऑब्जेक्ट के जो मेंबर फंक्शन है उन्हीं फंक्शन के ज़रिए आप उन डेटा को या तो सेट कर सकते हैं या गेट कर सकते हैं। उसके अलावा उन डेटा मेंबर्स को कोई भी शख्स, कोई भी यानी कि कहीं और से हम उसे ना गेट कर सकते हैं और ना ही उनको सेट कर सकते हैं। क्लियर? डायरेक्टली एक्सेस करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कि सी लैंग्वेज में ये था कि जब हम स्ट्रक्चर बनाया करते थे तो स्ट्रक्चर के जो मेंबर वेरिएबल्स हैं उनको हम ईज़िली कहीं से भी उनको हम सेट और एक्सेस कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट वो डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है, यानी कि डेटा जो है वो आपका हाइड होगा और उसका जो एक इंटरफेस होगा उन्हीं के ज़रिए हम उन डेटा को हम सेट और गेट या एक्सेस कर सकेंगे। तो किस तरह से करना है इसको मैं आपको बाकायदा प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए जी, आप नेटबीन के अंदर आ गए हैं आप, और नेटबीन के अंदर आपने पहला काम क्या करना है। आज मैं थोड़ा सा जब क्लास बनाऊंगा तो उसको हमने लास्ट टाइम जो क्लास बनाई थी वो क्लास और मेन फंक्शन वो एक ही फाइल में था। आज मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट वे दूंगा कि क्लास एक अलग जगह बनाऊंगा और मेन फंक्शन जो होगा जहाँ पे उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा वो जो जगह होगी मेन फंक्शन होगी वो अलग होगी, सेपरेटली होगी। ठीक है, तो किस तरह से हम ये काम करते हैं इसको देख लीजिए। पहला आपने करना क्या है, फाइल पे जाना है और फाइल पे जाके आपने न्यू प्रोजेक्ट्स के लिंक को क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने सिंपल नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पर आप नया नाम लिखिए, जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है। फॉर एग्जांपल आप एक बनाना चाहते हैं पर्सन के नाम से। ठीक है, पर्सन्स के नाम से आप एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। क्लियर? और यहाँ पर जो ऑप्शन है क्रिएट मेन क्लास का जो ऑप्शन है इसको आप यानी कि यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर? ये देख लीजिए आप, इस ऑप्शन को आपने इस पर आपने यूज़ नहीं करना। इस पर से आप ऑप्शन जो चेक का बॉक्स है इस पर से आप ये टिक मार्क हटा दीजिए। क्लियर? और आप फिनिश कर दीजिए। तो होगा क्या कि एक फोल्डर बनेगा पर्सन के नाम से, सिंपल। क्लियर? अब आपने यहाँ क्या करना है, इस जो पर्सन्स का आपके पास एक प्रोजेक्ट स्टार्ट ओपन हो गया है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है और एक नई फाइल आपने ओपन करनी है, नई क्लास जावा क्लास के नाम से। ठीक है, जावा क्लास को आपने क्या करना है, क्रिएट करना है। क्लियर? और इसका नाम रख दीजिए आप पर्सन। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम जो है वो भी पर्सन है, जो फोल्डर बनेगा पर्सन के नाम से बनेगा और जो क्लास का नेम है वो भी पर्सन के नाम से बनेगा। ठीक है, उसको फिनिश कर लीजिए आप। ये आपके पास एक फाइल खुल के सामने आ गई है और देखें यहाँ लिखा हुआ है पब्लिक क्लास पर्सन। ठीक है, अच्छा, जो ऊपर जो कुछ न के रिमार्क्स हैं, कमेंट्स हैं, इनको रिमूव कर दीजिए थोड़ा सा आप उसको ईजिली वे में देख सकें। अब यहाँ पे आपने सिंपल आपने दो मेंबर वेरिएबल ले लीजिए आप। एक को लीजिए आप प्राइवेट, जो एक्सेस मॉडिफायर है प्राइवेट लिया आपने। उसके बाद आपने लिखा स्ट्रिंग और वेरिएबल का नाम दिया आपने नेम। क्लियर? ठीक है, उसके बाद आपने फिर एक और डेटा मेंबर लिया प्राइवेट और इंटीजर और जो वेरिएबल है उसका नाम दिया आपने एज।
तो ये आपने दो सिंपल आपने वेरिएबल आपने यहाँ पे यूज़ किए। क्लियर। अभी मैं इसके यहाँ पे जो फंक्शन वेरिएबल्स हैं, फंक्शन मेंबर फंक्शन है, वो अभी मैं उनको नहीं बना के दिखा रहा हूँ। सिंपल आपने ये दो आपने क्या किया, सिंपल दो वेरिएबल लिए आपने। एक क्लास के अंदर, क्लास का नाम क्या है, पर्सन है, और इसके अंदर दो मेंबर वेरिएबल्स हैं, एक है नेम के नाम से और एक है एज के नाम से। अब हम करते क्या हैं कि एक मेन फंक्शन बनाते हैं, मेन क्लास, जहाँ पर इस पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो आप यहीं पे जाइए सोर्स के अंदर, और सोर्स में यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और न्यू पे जाइए, और यहाँ से आप आइए अदर के अंदर। ठीक है, ये देखिए अदर का ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे मेन क्लास का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, तो आप अदर में जाइए। यहाँ पर देखें आपके पास सबसे नीचे आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है जावा मेन क्लास। क्लियर। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती है जावा के, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक मेन क्लास का फंक्शन आपको चाहिए होता है, या मेन क्लास आपको चाहिए जिसका ना एक मेन फंक्शन होता है। वहाँ पर अगर आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं जावा की, तो वही एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज आप किसी भी क्लास को आप कॉल या उसकी जावा की स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो ये आपने जावा मेन क्लास लिए, इसको नेक्स्ट कर दीजिए आप। अच्छा, इसका नाम भी देखें पर्सन है, ओके, नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे लिखा न्यू मेन, आप इसको सिर्फ कर दीजिए आप। चाहे तो यही नाम रहने दें बाय डिफॉल्ट, लेकिन चूंकि हम पर्सन्स के नाम से लेके चलें, तो हर चीज़ के अंदर एक पर्सन्स का रिलेशन होना चाहिए एक नाम के एतबार से। तो मैंने लिख दिया पर्सन मेन। क्लियर, और फिनिश कर दीजिए। तो ये आपके पास क्या है, एक मेन क्लास बन के सामने आ गई। इसके अंदर क्या है, एक मेन फंक्शन है, जिसमें हम क्या करेंगे, उस क्लास को, जो पर्सन की क्लास हमने बनाई है, उसमें जो दो मेंबर है, उनको यहाँ पर उनका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं आप जानते हैं। आप सिंपल यहाँ पर लिखिए आप पर्सन, और आपने नाम दिया ओबीजे ऑब्जेक्ट अली इक्वल टू न्यू पर्सन्स सेमीकोलन। ठीक है, एंटर कीजिए। तो आपने बाकायदा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया पर्सन ऑब्जेक्ट अली के नाम से, और ये जो पर्सन है ये कंस्ट्रक्टर कहलाता है, इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। लेकिन जब भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है बाकायदा फिजिकली इनटू मेमोरी, तो ये एक लाइन इस तरह से लिखेंगे आप, पहले पर्सन यानी क्लास का नाम, और जो ऑब्जेक्ट आप जिस नाम से देना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है। आपने यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट अली, और उसके बाद अपने इक्वल टू दिया, और उसके बाद आपने न्यू का कीवर्ड इस्तेमाल किया जावा के लिए, और पर्सन्स जो है कंस्ट्रक्टर है ये आपने दे दिया है। कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको बाद में डिफाइन करूंगा। सिंपल। अब अगर सपोज करें मैं ये चाहता हूं कि डेटा मेंबर्स वेरिएबल्स को यहां से आउटसाइड द मेन, आउटसाइड द पर्सन क्लास, ये जो पर्सन मेन है यहां से अगर मैं उस ऑब्जेक्ट का कोई डेटा वैल्यू सेट करना चाहूं, तो क्या मैं कर सकता हूं? तो चेक करते हैं जरा। आपने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट अली डॉट नेम। अब आप देखें यहाँ पे नेम का जो डेटा मेंबर है, और मैं इसके अंदर वैल्यू देना चाहता हूं, सपोज करें आसिफ अहमद। तो आप ये नोट कीजिए कि यहाँ पर उसने आपके पास इस नेम के ऊपर एक रेड लाइन बनी हुई आ रही है ना, कि ये नेम जो डेटा मेंबर वेरिएबल है ये यहाँ पर एक्सेस नहीं हो पा रहा। क्लियर। तो आप ये देख लीजिए कि ये जो वेरिएबल है यहाँ पे देख लीजिए आप, इस जगह पे रेड लाइन बनी हुई आ रही है, और इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। और यहाँ पर आप नोट करें, जहाँ पे टिप आपको दे रहा है कि नेम हैज़ अ प्राइवेट एक्सेस इन द पर्सन, यानी आउटसाइड द क्लास आप इस डेटा मेंबर वेरिएबल्स को आप एक्सेस नहीं कर सकते, या इसमें की वैल्यू को आप सेट नहीं कर सकते आप। क्लियर। इसे कहते हैं डेटा यानी कि इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट, डेटा हाइडिंग। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन अगर मैं सपोज करें उस जावा क्लास के अंदर जो आपकी जावा पर्सन की जावा क्लास है, यहां पर मैं इस प्राइवेट को अगर मैं पब्लिक कर लेता हूं, पब्लिक कर दिया मैंने, और अब आप देखें मेन क्लास में जाइए ज़रा,
देखें यहाँ से, देखें वो जो रेड लाइन बनी हुई आ रही थी वो यहाँ से अब रिमूव हो गई है। यानी अब मैं इस ऑब्जेक्ट अली डॉट नेम को की वैल्यू को डायरेक्टली मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, उसमें वैल्यू में सेट कर पा रहा हूँ, और मैंने क्या वैल्यू सेट कर दिया, आसिफ अहमद। इसी तरह से अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ, तो आप ये देखिए कि इसको मैं प्रिंट भी कर पा रहा हूँ, और यानी कि इसका मतलब क्या है कि मैंने उसकी वैल्यू जो है, जो डेटा मेंबर है क्लास पर्सन के अंदर नेम, उसको मैंने यहाँ पर इसका कर लिया, एक्सेस भी कर लिया है। आप इसको रन करके देखें, देखें यहाँ लिखा हुआ आएगा आउटपुट के अंदर, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट पर्सन डज नॉट हैव अ मेन क्लास। इसको आप ओके कर लीजिए आप। और अब यहाँ देखें नीचे आप आउटपुट के अंदर, ये देखिए आसिफ हमें लिखा हुआ आ गया। क्लियर? यहाँ पे देखिए आउटपुट के अंदर। तो इससे हुआ क्या, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं उस डेटा मेंबर को जो दूसरी क्लास है पर्सन की, उसमें से उसको मैं अगर यहाँ पर मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ आउटसाइड द देखिए पर्सन क्लास, तो इसका मतलब क्या है कि इनकैप्सुलेशन की वायलेशन हो गई है। इनकैप्सुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है, डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है, वो क्या हो गया, वो डैमेज हो गया, वो मतलब वो काम नहीं कर रहा। यानी इनकैप्सुलेशन की जो वायलेशन है वो हो रही है यहाँ पर। डेटा अब हाइडिंग नहीं रहा, डेटा सिक्योर मौजूद, डेटा सिक्योर नहीं है। क्लियर? तो इसे कहते हैं आप डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट। अगर मैं चाहता हूं कि डेटा हाइड रहे, डेटा जो है यहाँ पर ना आए, मतलब इसको एक्सेस ना कर सकूं, तो सिंपल आप क्या कीजिए, आप अपने उस डेटा मेंबर की वेरिएबल्स की वैल्यू को आप क्या कर दें, आप तो प्राइवेट रख लें। अब देख लीजिए आप, अब आप मेन क्लास में जाइए, अब आप इसको रन करिए, यानी देख लीजिए यहाँ पे एरर लिखे हुआ आ गया, यानी कि रेड लाइन बनी हुई आ रही है, अब ये एक्सेस नहीं हो पा रहा। ओके, क्लियर हो गई बात? लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करना चाहूँ तो कैसे करेंगे आप, क्या कॉन्सेप्ट होगा? तो फिर ये तो मुमकिन नहीं है कि आप इस तरह से आप नहीं कर सकते, डायरेक्टली आप उसको एक्सेस या उसको गेट नहीं कर सकते। तो फिर आपने क्या करना पड़ेगा, चूंकि आप जानते हैं कि जावा जो क्लास होती है उसमें डेटा मेंबर भी होते हैं और उसके मेंबर फंक्शन भी होते हैं जो उन डेटा मेंबर के साथ इंटरेक्शन करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपको बाकायदा एक मेंबर फंक्शन बनाना पड़ेगा इन वैल्यूज को सेट करने के लिए और गेट करने के लिए। वो कैसे बनाएंगे, वो इस तरह से कर लीजिए, पब्लिक, वो पब्लिक होते हैं, पब्लिक आपने नाम रख दिया आपने वॉइड और सेट। वाइड का मतलब क्या है, रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, मतलब सिंपल एक फंक्शन है सेट नेम, और इसके अंदर आपने एक वेरिएबल ले लिया आपने स्ट्रिंग एन के नाम से। ठीक है, और यहां पर आपने कहा कि नेम के अंदर जो ये इसके अंदर क्या कर दो, एन ए की वैल्यू सेट कर दो। और ये एन ए की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये आउटसाइड द क्लास कहीं से भी आप जो डेटा है वो सेंड करेंगे नेम को सेट करने के लिए। यानी ये वो मेंबर फंक्शन है सेट नेम का, जिसके जरिए इन डेटा मेंबर्स की वैल्यू को सेट किया जा सकता है। क्लियर? इसी तरह से अगर मुझे वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो इसके लिए भी आप एक मेथड बना लीजिए, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, या कह लीजिए आप गेट नेम, और इसमें लिख दीजिए आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन सिंपल आपने मैसेज प्रिंट कर लिया कि माय नेम इज नेम। अब नेम में जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। क्लियर? तो यह आपने दो डेटा मेंबर फंक्शन बना लिए जिनकी मदद से इस एक मेंबर वेरिएबल्स की वैल्यू को या तो सेट कर सकते हैं या गेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप एज के लिए भी आप चाहें तो इसी तरह का सेट नेम और सेट एज और गेट एज के नाम से आप मेंबर फंक्शन या मेथड बना सकते हैं। क्लियर? अब आप जाइए पर्सन मेन की फंक्शन के अंदर जो है, यहां पर अब क्या करें, इन दो लाइनों को रिमूव कर दीजिए फिलहाल।
अब आप इस तरीके से सेट नहीं कर सकते, देखें यहाँ पे रेड लाइन बनी हुई आ रही है। अब आपने किस तरह सेट करना है, आपको कहना पड़ेगा कि obj ऑब्जेक्ट अली डॉट सेट नेम, और इसमें आप नाम डिफाइन कर दीजिए, फॉर एग्जांपल रेहान खान। ओके, और इसी तरह से अगर वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आपने कहा ऑब्जेक्ट अली डॉट गेट नेम, सिंपल डिस्प्ले कर दीजिए। तो ये दो जो फंक्शन है वो आपने यहाँ पे कॉल किए मेन फंक्शन के अंदर, जो कि आउटसाइड द क्लास है, फ्रॉम पर्सन क्लास से। यहाँ पर अगर आपने उन वैल्यू पर्सन क्लास की डेटा मेंबर वैल्यूज वेरिएबल्स की वैल्यू को अगर आपने डिस्प्ले करना है तो इन मेथड के जरिए क्या करेंगे, आप उनको एक्सेस कर पाएंगे और या सेट करेंगे या गेट करेंगे। क्लियर? अब आप प्रोग्राम चला के देखें, रन कीजिए, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है माई नेम इज रेहान खान। तो पहले क्या हुआ, पहले ऑब्जेक्ट डॉट अली डॉट सेट नेम से क्या हुआ, उसका नाम सेट हुआ रेहान खान। उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट अली डॉट गेट नेम से क्या हुआ, वो जो दूसरा फंक्शन था जिसमें उस नाम को डिस्प्ले किया गया था वो फंक्शन कॉल हुआ और वहाँ उसने वैल्यू को डिस्प्ले करके दिखा दिया। तो ये है डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट, यानी कि क्लास के अंदर आपके पास डेटा मेंबर वेरिएबल्स होंगे और डेटा मेंबर्स फंक्शंस होंगे। ओके, और वो जो फंक्शंस होंगे वो बेसिकली उन डेटा वेरिएबल्स को एक्सेस करने के काम आएंगे या उनसे इंटरेक्शन, उन मेथड से इंटरेक्शन किया जा सकता है। क्लियर? तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझा दिया कि डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है या इनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिकली पहला ये कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो 4 बेसिक पिलर्स हैं, इनकैप्सुलेशन नंबर 1, नंबर 2 है एब्स्ट्रैक्शन, नंबर 3 है इनहेरिटेंस और नंबर 4 है पॉलीमॉर्फिज्म। ये 4 बेसिक पिलर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो उसमें से मैंने आज आपको एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, यानी कि इनकैप्सुलेशन। ओके, यानी डेटा हाइडिंग। ओके जनाब, तो इसको हम यहाँ पे फिलहाल इस जो इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। अब हम आगे चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है बेसिक सिंटैक्स ऑफ जावा लैंग्वेज। Basic syntax about Java program, it is very important to keep in mind the following points. आपने some points आपने अपने mind में रखें जब भी आपने Java की programming करनी है। Number 1, पहले क्या है, case sensitivity. Java is a case sensitive, which means identifier NA and NA would have different meaning in Java. याद रखिएगा कि जो Java language है वो basically case sensitive है। इसमें जो भी कीवर्ड लिखा जाएगा या जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसकी केस सेंसिटिविटी होगी, यानी कि अगर आपने कहीं पर वेरिएबल आपने एन स्मॉल में लिया हुआ है तो उसको जहां कहीं भी आपने उसको रीयूज करना है तो वो स्मॉल एन ही यूज होगा, अदरवाइज आप कैपिटल एन ए नहीं लिख सकते। या ऐसा भी नहीं कर सकते कि फर्स्ट लेटर जो आपने क्या कर दिया कि एन को कैपिटल कर दिया और ए को क्या कर दिया आपने स्मॉल कर दिया। यानी जैसा वेरिएबल आपने आइडेंटिफायर लिया है वैसा ही आपने पूरे उस प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है, उसमें आपने चेंज नहीं करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो जावा के अपनी क्लासेस हैं, अपने जो फंक्शन हैं, अपने जो मेथड हैं, उनको वैसे ही लिखा जाएगा जैसे कि उन्होंने उसको उसकी जो प्रोटोटाइप है डिफाइन की हुई है। क्लियर? तो इस बात को आपने ख्याल करना है। जावा के तमाम कीवर्ड्स हैं वो सब के सब स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। नंबर 2, क्लास नेम। क्लास नेम यानी कि जो आप देते हैं, फॉर ऑल क्लासेस नेम द फर्स्ट लेटर शुड बी इन अपर केस। जैसे कि मैंने पर्सनल क्लास बनाई तो पर्सनल क्लास के अंदर जो मैंने फर्स्ट पी जो लिखा वो मैंने कैपिटल में लिखा है। तो याद रखें जब भी आप क्लास बनाएंगे तो जो फर्स्ट लेटर होगा वो आप क्या लिखोगे, आप अपर केस में लिखोगे, आप नहीं क्या कैपिटल लेटर में लिखोगे आप। तो फॉर ऑल क्लासेस नेम द फर्स्ट लेटर शुड बी इन अपर केस। इफ सेवरल वर्ड आर यूज्ड टू फॉर्म अ नेम ऑफ द क्लास, ईच इनर वर्ड फर्स्ट लेटर शुड बी इन अपर केस। यानी फर्ज करें कि कोई ऐसा वर्ड बना हुआ है जो यूँ कह लीजिए फादर नेम फॉर एग्जाम्पल,
तो फादर नेम के अंदर दो वर्ड हैं, फादर और नेम। चूंकि आपको पता है कि वेरिएबल लेते वक्त, क्लास लेते वक्त आप स्पेस नहीं दे सकते, आप सिवाय अंडरस्कोर के अलावा और कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप बेहतर तरीका ये है कि फादर का जो एफ है वो कैपिटल में लिखें आप, बाकी ATHER वो स्मॉल लेटर में लिखें, और उसके बाद जो सेकंड वर्ड है, जो इसका इनर वर्ड है नेम, उसको भी मिला के लिखें, लेकिन जो फर्स्ट लेटर है वो नेम एन को क्या करते हैं, अपर केस में लिख दें आप। क्लियर? तो इस तरह से लिखें, ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो आप फादर नेम कंप्लीटली स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन बेहतर वे ये है कि फर्स्ट लेटर क्या करें आप, अपर केस में लिखें, और उसका जो इनर वर्ड है, जो सेकंड वर्ड है, उसका भी फर्स्ट लेटर जो है वो आप कैपिटल लेटर में लिखें और दोनों को मिला के लिखें। क्लियर? तो इस पॉइंट को भी अपने माइंड में रखिएगा। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, क्लास की एग्जाम्पल दी गई है, माई फर्स्ट जावा क्लास। अब माई फर्स्ट जावा क्लास में 4 वर्ड्स हैं अगर देखा जाए, तो यहाँ पे स्पेस तो इस्तेमाल नहीं किए, तो क्या किया, माई के अंदर एम को कैपिटल कर दिया गया, फर्स्ट के अंदर एफ को कैपिटल कर दिया गया, जावा के अंदर जे को कैपिटल कर दिया गया, और क्लास के अंदर सी को कैपिटल कर दिया गया। इस तरह से आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर इसको समझा जाता है। क्लियर? वैसे आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो माई फर्स्ट जावा क्लास सबको आप कैपिटल में लिख दीजिए आप, या आप चाहें सबको स्मॉल में लिख दें, पॉसिबल है, लेकिन बेटर वे ये है कि इस तरह से, इस तरीके से लिखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद मेथड का नाम, जब मेथड का नाम आप देंगे तो याद रखिएगा, ऑल मेथड नेम शुड स्टार्ट विद अ लोअर केस। क्लियर? जैसे सेट नेम मैंने लिखा था, तो सेट के अंदर मैंने SET सेट को स्मॉल लेटर में लिखा था, लेकिन मैंने कंप्लीटली सेट SET स्मॉल में लिख दिया, लेकिन आप क्या करें कि जो फर्स्ट लेटर है उसको आप स्मॉल में लिखें, और बाकी जो है वो आप अपर केस में, या उसका जो सेकंड वर्ड है उसको आप, उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको आप कैपिटल लेटर में लिख दीजिए, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर? अब यहाँ देख लीजिए इसकी एग्जाम्पल क्या है, पब्लिक वाइड माई मेथड। देखिए माई को मैंने स्मॉल में यहाँ लिखा है, मेथड नेम जो भी आप देना चाहें दे दें, तो इस तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर कंसिडर किया जाएगा। जैसे गेट नेम है, तो गेट नेम के अंदर जी को आप क्या करते हैं, गेट को स्मॉल GET गेट स्मॉल में लिख दीजिए आप, और नेम को आप, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो आप कैपिटल में लिख के आप इस तरह लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर समझा जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं। क्लियर? उसके बाद प्रोग्राम का फाइल नेम, जो प्रोग्राम का फाइल नेम होगा, द नेम ऑफ द प्रोग्राम फाइल शुड एग्जैक्टली मैच द क्लास नेम। जो क्लास का नाम होगा फाइल का नाम भी वैसा ही होना चाहिए, यानी अगर आपने क्लास का नाम पर्सन रखा हुआ है तो जो फाइल का नाम है वो भी पर्सन ही होना चाहिए। क्लियर? इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। When a saving file, you should save it using the class name. Remember, Java is case sensitive and append .java, और उसका जो एक्सटेंशन होगा फाइल का वो .java के साथ उसको आप सेव करेंगे। Clear? To the end of the name, if the file name and the class name does not match, your program will not compile. अगर आपकी फाइल का नाम और क्लास का नाम मिसमैच होगा तो याद रखिएगा वो फाइल आपकी कंपाइल नहीं हो पाएगी। क्लियर? तो इस बात को आपने याद रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है एग्जाम्पल के अंदर, एज्यूम माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम अगर आपके पास है इज द क्लास नेम, देन द फाइल शुड बी सेव एज माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट जावा। इस तरह से आप लिखेंगे आप। क्लियर? तो ये बात में जहन में रखिएगा, ये चीज खास तौर पे। क्लियर? माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम ये आपकी क्लास का नाम है, तो फाइल का नाम भी क्या होगा, माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट जावा। ओके? उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन जावा प्रोग्राम प्रोसेसिंग स्टार्ट फ्रॉम द मेन मेथड विच इज़ अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ द एवरी जावा प्रोग्राम। जितने भी जावा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा वो हमेशा मेन फंक्शन में उसको लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक सेंटेक्स, बेसिक रूल्स है जावा प्रोग्रामिंग के, जो कि आपको इसमें ज़रूरी हैं, अगर आप कीप इन माइंड में रखिएगा, और इसके मुताबिक अगर चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर तौर पर आप प्रोग्रामिंग कर पाएंगे आप। क्लियर जनाब? और आज मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरह से आपकी क्लास एक अलग फाइल आप बनाएंगे, और जो उसकी जो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन फंक्शन है वो अलग फाइल में बना के आप काम कर सकते हैं, तो ऐसा भी मुमकिन है। क्लियर? तो आगे चलते हैं जनाब।
अब आइए व्हाट इज एन एक्सप्रेशन, कि एक्सप्रेशन क्या चीज होती है। Expression, an expression in a programming language is a combination of one or more constants, variables, operators, and function that the programming language interprets and it's put together in a single statement. Variables and data become most useful when you use them in an expression. याद रखिएगा हमेशा कि जब आप किसी भी कांस्टेंट्स को या वेरिएबल्स को या फंक्शंस को, इनको जब कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ और एक रिजल्ट बनाएंगे एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर? मिसाल के तौर पर यहाँ एग्जांपल देख लीजिए आप। आपने ये दो वेरिएबल लिए, एक आपने वेरिएबल लिया है NA आसिफ खान, उसमें आपने स्टोर किया, एक वेरिएबल और है आपके पास एज, और इसकी वैल्यू क्या है 20। तो ये दो वेरिएबल हैं NA और एज, एक में स्ट्रिंग वैल्यू है और एक के अंदर आपके पास इंटीजर वैल्यू है। अब यहां देखिए मैंने एक एक्सप्रेशन बनाई है, इस पर आप नोट कीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा है न्यू वैल्यू इन रिजल्ट, ये भी एक वेरिएबल है। न्यू वैल्यू इन रिजल्ट, जो आंसर आएगा वो पुट होगा इस एक वेरिएबल्स के अंदर। क्लियर? कैसे? अब इसमें होगा क्या, आप नोट कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है NA, NA भी क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, बीच में क्या इस्तेमाल किया आपने, प्लस का ऑपरेटर। ये क्या है, ऑपरेटर है प्लस का। ठीक है जनाब, इसका काम क्या है, इसको कंबाइन करें, यानी नेम को और प्लस के बाद क्या दिया हुआ आपने, प्लस के बाद आपने स्पेस आपने दिया हुआ है। तो नाम में क्या आसिफ खान आएगा, आसिफ खान के साथ क्या हो जाएगा, स्पेस ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने प्लस किया है, आपने एक और वेरिएबल एज देखिएगा लिखा हुआ, और इस एज में क्या है 20। तो यानी होगा क्या, उसका आउटपुट क्या बन रहा होगा, आसिफ खान स्पेस और उसके बाद लिखा हुआ, उसके बाद क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर 20। क्लियर? उसके बाद फिर आपने प्लस किया, यानी फिर आपने कॉन्केटिनेशन किया, ज्वाइन किया आपने एक और स्ट्रिंग वैल्यू को। वो क्या वैल्यू है, वो आपके पास है ईयर ओल्ड एंड कन्वर्ट ईयर इनटू डेज। ये मैसेज क्या हो जाएगा, उस जो पिछली जो स्ट्रिंग वैल्यू जो ज्वाइन हो चुकी है उसके साथ ये भी ऐड हो जाएगा। यानी लिखा हुआ आएगा यहाँ पे क्या, आसिफ स्पेस के साथ 20 ईयर ओल्ड एंड कन्वर्ट ईयर इनटू डेज, ये लिखा हुआ आएगा। उसके बाद फिर प्लस के बाद एज जो है ये भी क्या हो जाएगा, उसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। यानी एज में फिर क्या है 20 है, लेकिन 20 के साथ मल्टीप्लाई कर रहेगा 365। तो ये पूरी एक और यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है और बीच में एक ऑपरेटर इस्तेमाल किया आपने किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए। तो इस एज के साथ 365 मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद फिर मजीद प्लस के बाद ये स्ट्रिंग वैल्यू भी क्या हो जाएगी, उसके साथ ऐड हो जाएगी। तो यानी ये जो डिफरेंट जो चीज़ें ये क्या हो रही हैं, आपस में ज्वाइन हो रही हैं, और ज्वाइन होने के बाद उन सब का जो रिजल्ट बन के वो आ रहा है, उसका आंसर किसमें आएगा, न्यू वैल्यू रिजल्ट के अंदर आ जाएगा। और आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा आसिफ खान सॉरी 20 ईयर ओल्ड एंड कन्वर्ट ईयर इनटू डेज, और फिर 20 को जो मल्टीप्लाई करने के बाद 360 वैल्यू जो आएगी, जो भी आंसर होगा वो यहाँ पे आएगा, उसके बाद डेज ओल्ड लिखा हुआ यहाँ पे आएगा। तो ये पूरा एक स्ट्रिंग बन जाएगा और उसकी वैल्यू इस न्यू वैल्यू इन रिजल्ट के अंदर वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इस पूरी एक लाइन को क्या कहते हैं, आप एक्सप्रेशन कहते हैं। ये एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर मैंने कॉन्स्टेंट्स को, वेरिएबल्स को क्या किया, ऑपरेटर प्लस के जरिए क्या किया, कंबाइन किया। क्लियर? तो ये थी एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट। और याद रखेंगे जहाँ कहीं भी जावा लैंग्वेज के अंदर जहाँ कहीं भी आपको इस तरह से आपने कोई एक्सप्रेशन बनानी होगी, दो वैल्यूज़ को, दो वेरिएबल्स को आपने ज्वाइन करके एक नया रिजल्ट देना होगा, तो इस तरह से आप एक्सप्रेशन बनाएंगे आप। क्लियर? और एक्सप्रेशन के अंदर याद रखिए प्लस भी इस्तेमाल हो सकता है, मल्टीप्लाई भी इस्तेमाल हो सकता है। जहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा वहाँ पे आप एस्टेरिक का साइन यूज़ करेंगे। जहाँ पे सिंपल आपने ज्वाइन करनी है वैल्यू, एक स्ट्रिंग और एक न्यूमेरिक वैल्यू, तो वहाँ बीच में प्लस का साइन इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपने कोई दो वैल्यू को आपने ऐड करना है तब भी आप प्लस का साइन इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने एक वेरिएबल के साथ दूसरी वेरिएबल की वैल्यू को माइनस करनी है तो आप माइनस का साइन इस्तेमाल करेंगे। यानी डिफरेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा। क्लियर? कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरी एक्सप्रेशन बनेगी। इस तरह से बहुत सारी एग्जाम्पल आगे आएंगी जो जिसमें हम डिफरेंट एक्सप्रेशन बना के आपको दिखाएंगे आप। तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल थी कि किस तरह से एक्सप्रेशन बनाई जाती है। और एक्सप्रेशन जो है याद रखिए बहुत यूजफुल है जावा के प्रोग्रामिंग में। लाजमी आपको जगह जगह जो है डिफरेंट एक्सप्रेशन आपको लिखनी पड़ेंगे। और याद रखिए कोई भी एक एक्सप्रेशन जब लिखी जाएगी उसको एक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं आप।
क्लियर, यानी एनी सिंगल लाइन, इंडिविजुअल सिंगल लाइन, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। ओके, तो आगे बढ़े जरा। अब बात करते हैं ऑपरेटर्स की। अभी तक आपने पिछले एक्सप्रेशन में आपने सिर्फ दो ऑपरेटर्स को, आपने तीन ऑपरेटर्स देखे थे आपने, एक इक्वल टू का ऑपरेटर देखा था आपने, एक प्लस का ऑपरेटर देखा था आपने, और एक आपने मल्टीप्लाई का ऑपरेटर आपने देखा था आपने, ठीक है। अब ऑपरेटर बेसिकली हैं क्या? जावा लैंग्वेज सपोर्ट अ मेनी टाइप ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल that tell the Java interpret engine to perform certain mathematical or logical manipulation. Operators are used in program to manipulate data and variables. Java operators are binary, unary, and ternary operator. A unary operator require one operand and binary operator require two operand. Between the one operators, uh, operator required two operand between the one operator. Java operator can be classified into following the operation different types. याद रखिएगा कि पहली बात तो ये, जब हम कोई भी दो, मिसाल के तौर पे हम एक दो वेरिएबल है ए और बी, जब a प्लस बी हम करते हैं तो याद रखिए a क्या कहलाएगा? ऑपरेंड कहलाएगा। प्लस क्या है? एक ऑपरेटर है, एक सिंबल है सिंपल सा, और जो b है वो भी क्या कहलाएगा? एक ऑपरेंड कहलाएगा। तो बहुत से ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो जिनके साथ एक ही ऑपरेंड होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या यूनरी ऑपरेटर कहते हैं, यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। क्लियर? और जिनके साथ दो ऑपरेंड होंगे, यानी कि एक ऑपरेटर होगा और दो ऑपरेंड होंगे, उनको कहा जाएगा बाइनरी, बाइनरी ऑपरेटर। और कुछ ऐसे भी यानी कि ऑपरेटर हैं जो टर्नरी ऑपरेटर कहलाते हैं, जिनके साथ तीन ऑपरेंड होते हैं। क्लियर? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर्स का। सिंपल, पहले चीज़ को ये समझ लीजिए आप। फिर इनके बाद इन डिफरेंट ऑपरेटर्स की मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन है। यानी कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं जिनका काम सिर्फ क्या है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, जस्ट लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। कुछ ऐसे ऑपरेशन है जो स्पेशल हैं, जिनके साथ यानी कि आप कुछ असाइनमेंट करेंगे, आप वैल्यू को, उनको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होंगे जो कि लॉजिकल होंगे, कुछ ऑपरेटर ऐसे होंगे जो कि बिटवाइज होंगे। तो इन की डिफरेंट यानी कि कैटेगरीज हैं, उनका डिफरेंट ऑपरेशन होगा, कोई ना कोई सर्टेन ऑपरेशन वो परफॉर्म करेंगे जिसकी बुनियाद पर उनको क्लासीफाई किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। नंबर 1 क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। नंबर 2 है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। नंबर 3 है लॉजिकल, यानी ये बुलियन ऑपरेटर है, जस्ट लाइक बुलियन का मतलब होता है कि जहाँ ट्रू एंड फॉल्स की बात आएगी तो वहाँ पर हम लॉजिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर, यानी कि एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के दरमियान कुछ कंपैरिजन चेक किया जाएगा, यानी कि क्या तो या तो ये वैल्यू बराबर है, या ये वैल्यू इससे छोटी है, या पहली वैल्यू दूसरे वैल्यू से बड़ी है। इस तरह की क्या होगी? कंपैरिजन होगी, उसको हम कहते हैं क्या है? कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। उसके बाद कुछ स्पेशल है, स्पेशल के अंदर जैसे पहला मैंने बताया प्लस का साइन जो है वो हम दो चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, या तो दो न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, या दो डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू को आपस में ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब दो डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे उसको हम कहेंगे कॉनकैटिनेशन। यानी इस वक्त क्या हो रहा है? कॉनकैटिनेट हो रहा है, यानी कि एक वैल्यू फर्स्ट का न्यूमेरिक है, दूसरी वैल्यू स्ट्रिंग है, दोनों को ज्वाइन करके एक नया वैल्यू नया रिजल्ट बनाया जा रहा है। तो उस वक्त हम जो प्लस इस्तेमाल करते हैं वो कॉनकैटिनेशन के लिए इस्तेमाल होगा। और कहीं पर ऐसा होगा कि दो सिंपल वैल्यूज हमको ऐड किया जा रहा होगा, तो उस वक्त भी प्लस का साइन का इस्तेमाल करेंगे। जब प्लस के लिए उस वक्त इस्तेमाल होगा तो उस वक्त हम कहेंगे इसको मैथमेटिकल ऑपरेटर। और जब वो दो डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू को ज्वाइन कर रहा होगा तो हम कहेंगे ये जो है ये कॉनकैटिनेशन का ऑपरेटर इस वक्त परफॉर्म हो रहा है। तो उसको हम एज ए स्पेशल ऑपरेटर के तौर पर हम देखेंगे। उसके अलावा एक और भी है, वो भी हम आगे बताएंगे आपको कि एक स्पेशल ऑपरेटर और कौन सा है। उसके बाद नंबर 7 है बिट वाइज। बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म मैनिपुलेशन ऑफ डेटा एट बिट लेवल, यानी बिट वाइज ऑपरेशन होगा। अगर चाहते हैं तो उसके लिए भी हम यहाँ जावा के अंदर जो है बिट वाइज ऑपरेशन कर सकते हैं। और आखिरी है 8वां है कंडीशनल ऑपरेटर। क्लियर? तो ये तकरीबन 8 आपके पास जो है ऑपरेटर्स हैं जावा के अंदर, और तकरीबन यही तमाम ऑपरेटर जो है तकरीबन हर लैंग्वेज में मिलेंगे आपको। जावा के अलावा C#, C++, PHP, पाइथन, सब जगह पे तकरीबन इन्हीं नाम से इन्हीं नामों से आपको जो है ऑपरेटर्स मिलेंगे और वो इस्तेमाल किए जाएंगे। तो अगर आपने यहाँ पर ढंग से तरीके से इन ऑपरेटर को इस्तेमाल करके देख लिया तो फिर तमाम लैंग्वेज में आपको इसको इस्तेमाल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आगे चलते हैं जनाब।
तो पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर। जावा सपोर्ट ऑल द बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, द फ्लोइंग टेबल शो ऑल द बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे देख लीजिए सिंपल प्लस का सिंबल आप प्लस यूज करेंगे, माइनस के लिए आप डैश यूज करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए आप एस्टेरिक यूज करेंगे, ठीक है, और डिवाइड के लिए आप स्लैश इस्तेमाल करेंगे, और रिमाइंडर निकालने के लिए आप परसेंट का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। तो ये 5 बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं जो कि आपने इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पर रिजल्ट देख लीजिए आप, एग्जाम्पल के तौर पर इफ अगर ए एक वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू 8 स्टोर की हुई है और एक और वेरिएबल है बी उसमें आपने 2 वैल्यू स्टोर की है, देन अगर आपने लिखा हुआ सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो इन द सी विल बी 10। ओके, तो सी में जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी तरह से नीचे देख लीजिए आपने एक और आपने एक्सप्रेशन यूज की है आपने ए माइनस बी। अच्छा याद रखिए ये सारी चीजें क्या एक्सप्रेशन भी कहलाएंगी क्योंकि इनके अंदर बीच में हम जो है ज्वाइन कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं 2 वैल्यूज को, और उसका जो आंसर आ रहा है वो सी में आ रहा है। एक रिजल्ट जो रिजल्ट आ रहा है वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। क्लियर। इसी तरह नीचे देख लीजिए आप सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी, यानी ए के अंदर क्या है 8 और बी में क्या है 2, तो 8 2 16, तो सी में क्या आ जाएगा 16, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन द सी विल बी 16। उसके बाद ए डिवाइड बाई बी, अगर डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड करेंगे, तो 8 को जब डिवाइड करेगा 2 से उसका आंसर आएगा 4। ओके, उसके बाद सी इक्वल टू ए रिमाइंडर बी। अब यहाँ पे जरा सोचना है आपको कि जब ए परसेंट बी लगाएंगे इसका मतलब कि इसको ए को डिवाइड करेगा बी से, लेकिन जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर आएगा इन सी के अंदर। यानी जब 8 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8, और जो वैल्यू आपकी रिमेन बचेगी वो 0 बचेगी, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0। हाँ, अगर इन केस फॉर एग्जाम्पल ए के अंदर 9 होता और बी में 2 होता, तो 2 4 जा 8, ठीक है, तो 9 माइनस 8 वैल्यू क्या बचती है 1, तो फिर उस केस में आपके सी में क्या वैल्यू आती 1 आती। ओके, तो इस बात को अपने माइंड में रखिएगा कि जो परसेंट का साइन है वो रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ओके जनाब। अच्छा, अब आइए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये याद रखिए। अच्छा, ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर थे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये बाइनरी ऑपरेटर थे। इसमें देखिए 2 ऑपरेंड यूज हो रहे हैं, एक ए प्लस बी, पी बी प्लस जो है वो ऑपरेटर हो गया, ए आपका पास क्या ऑपरेंड है, बी क्या है ये भी एक ऑपरेंड है। क्लियर। तो यहाँ 2 ऑपरेंड यूज हो रहे हैं, तो ये बाइनरी ऑपरेटर है। लेकिन जो प्लस प्लस है और माइनस माइनस है ये बेसिकली क्या है, ये यूनरी ऑपरेटर है। आप देख लीजिएगा अगर इफ ए में क्या वैल्यू स्टोर की हुई आपने 8, देन अगर कहीं पर भी लिखते हैं आप प्लस प्लस ए, तो इन द ए विल बी 9, तो 9 की वैल्यू क्या ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, उसमें ए क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसी तरह से अगर ए की वैल्यू 8 है और आप कहते हो माइनस माइनस ए, तो इन द विल बी 7, उसमें क्या होगा फिर ए के अंदर 7 हो जाएगा, एक वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि प्लस प्लस ए लिखें या ए प्लस प्लस लिखें, बात तकरीबन एक ही है। तकरीबन क्या मैंने वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया कि कहीं कहीं थोड़ा सा फर्क नजर आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे इसमें क्या फर्क आ रहा होगा। क्लियर। लेकिन अभी याद रखिएगा कि आप ए प्लस प्लस भी लिख सकते हैं और प्लस प्लस ए भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आप माइनस माइनस ए भी लिख सकते हैं और ए माइनस माइनस भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको देखिए ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं। आगे बढ़ें। ये आपके पास क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स का मतलब क्या है, याद रखिए ये एंड का सिंबल है, 2 टाइम आपने एंड लिखना है आपने, और ये एंड का सिंबल जो है ये आपके कीबोर्ड के ऊपर 7 के ऊपर बना हुआ होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के दरमियान बीच में आप एक लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करें एंड का। यानी अगर ए की वैल्यू फर्स्ट करें, अगर सपोज करें कि 1 है और बी की वैल्यू क्या है 0 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या ये एक्सप्रेशन आपको जो वैल्यू दे रही है वो 0 दे रही है और ये वैल्यू आपको 1 दे रही है, तो अगर एक वैल्यू 0 है और एक वैल्यू 1 है तो याद रखिए इसका जो आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा। क्लियर। यानी कि फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है, सेकंड वैल्यू ट्रू है, तो आंसर दिस एक्सप्रेशन विल बी इज फॉल्स। क्लियर। जब तक कि दोनों वैल्यू 1 ना हो, यानी कि फर्स्ट वैल्यू भी क्या है 1, फर्स्ट एक्सप्रेशन भी आपको 1 प्रोवाइड कर रही है और सेकंड भी आपको 1 कर रही है, तो इस केस के अंदर एक्सप्रेशन क्या होगी, ट्रू होगी। क्लियर। एंड का मतलब ये होता है, इसको कहते हैं लॉजिकल एंड कहते हैं। इसको याद रख लीजिए फिलहाल, अभी आप इसको प्रैक्टिकली मैं आपको बाद में करके बताऊंगा, अभी फिलहाल इसको याद रख लेंगे लॉजिकल एंड सिंपल जो है ये एंड कहलाता है। क्लियर। इसके अंदर दोनों एक्सप्रेशन का ट्रू होना लाजमी है।
तब जाके इसका आंसर जो आएगा वो ट्रू आएगा, या उसका जो रिजल्ट आएगा एक्सप्रेशन का वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, ये है और के अंदर 2 टाइम ये पाइप का सिंबल इस्तेमाल करेंगे आप। क्लियर? और का मतलब उर्दू में होता है या, यानी पहली एक्सप्रेशन अगर ट्रू है और दूसरी एक्सप्रेशन भी अगर अगर फॉल्स है, तो इस केस में आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। यानी इन दोनों में से कोई भी अगर एक वैल्यू ट्रू है तो आंसर क्या होगा? विल बी ट्रू। ओके। हाँ, अगर दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स हैं या जीरो हैं तो देन दिस एक्सप्रेशन विल बी फॉल्स। ओके, तो ये इस बात को ध्यान में रखिए, ये फर्क है दोनों के अंदर। यानी एंड के अंदर दोनों वैल्यू का ट्रू होना जरूरी है, तब जाके आंसर ट्रू आएगा। और के अंदर कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू है तब आंसर जो है आपका ट्रू आएगा, लेकिन अगर दोनों वैल्यू फॉल्स हो गई और के अंदर तो फिर आंसर क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, नॉट में क्या होता है? अपोजिट होता है, यानी अगर ट्रू है तो नॉट के साथ अगर हम लगा देंगे 1 तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? उसका फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? और अगर ये जीरो है यानी कि फॉल्स है और उसके साथ हम नॉट लगा देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। यानी ट्रू को क्या कर देता है? फॉल्स कर देगा, और फॉल्स को ट्रू कर देगा। क्लियर? तो इस बात को अपने ध्यान में रखिएगा। 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर है जो इनको हम इस्तेमाल करके जब बताएंगे तो आपको बताएंगे इसकी वैल्यू किस तरह से आएगी और किस तरह से उसको अप्लाई किया जाएगा और कहाँ कहाँ इसको अप्लाई हम कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास है ये आपके पास वो है रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं। रिलेशनल कह लीजिए या कंपैरिजन कह लीजिए। या रिलेशनल का मतलब होता है कि दो एक्सप्रेशन के दरमियान आप कोई भी रिलेशन आप देना चाहते हैं। क्लियर? जस्ट लाइक ये आपने लिखा डबल इक्वल टू, इसका मतलब क्या है कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू को चेक कर रही है कि क्या पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर है। क्लियर? इसको ये चेक किया जा रहा है और इसके अगेंस्ट आपको वैल्यू क्या मिलेगी? या तो ट्रू मिलेगी या फॉल्स मिलेगी। क्लियर? जो आंसर आएगा या तो 0 आएगा या 1 आएगा। लेकिन याद रखिए जावा के अंदर जो बेसिकली आंसर आता है वो ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आता है, यानी बूलियन की फॉर्म में आएगा। क्लियर? तो इक्वल टू जब आप करोगे, जब कंपेयर करोगे पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू से और कहोगे कि ये पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर है, तो या तो आंसर ट्रू आएगा या आंसर फॉल्स आएगा। क्लियर? अगर इक्वल होगी तो ट्रू, अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स। तो इक्वल के लिए हमेशा आप लगाएंगे डबल इक्वल टू का साइन लगाएंगे। सिंगल इक्वल टू का नहीं, सिंगल इक्वल टू आप लगाते हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए। ठीक है? चेक करने के लिए नहीं बल्कि असाइन करने के लिए, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद सेकंड आपके पास है नॉट का कंपैरिजन है, यानी चेक इफ टू ऑपरेंड आर नॉट इक्वल। आप चेक करना चाहते हैं कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर नहीं है। तो इस अगर ऐसा है, अगर नहीं है वैल्यू, फर्स्ट करें आप कहते हैं कि 5 बराबर नहीं है 4 के, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि 5 बराबर नहीं है 4 के। हाँ, अगर आप कहते हैं 5 बराबर नहीं है 5 के, तो चूंकि दोनों वैल्यू बराबर हैं तो यहां पर फिर क्या हो जाएगी? वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। तो इस बात को आपने जहन में रखना है कि हम चेक कर रहे हैं बेसिकली पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ। इसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए आप, ये साइन है, इसको कहते हैं ग्रेटर का साइन कहते हैं। यानी चेक इफ ऑपरेंड वन द लेफ्ट इज ग्रेटर देन ऑपरेंड ऑन द राइट। जो राइट साइड में जो भी ऑपरेंड होगा उसको चेक कर रहा है कि जो लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड है कि क्या वो वैल्यू उससे बड़ी है, ग्रेटर है। क्लियर? इसी तरह से जो नीचे का जो लेस देन का सिंबल है, ये चेक करता है कि चेक ऑपरेंड वन द लेफ्ट इज द स्मॉलर देन राइट ऑपरेंड। चेक किया जा रहा है कि जो आपका पहला ऑपरेंड है वो दूसरा ऑपरेंड से छोटा है। अगर है तो उसका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अच्छा, ये जो है इसमें दो ऑपरेटर एक साथ समझ गए, ग्रेटर भी और इक्वल भी। यानी यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि बेसिकली कि वो वैल्यू या तो बड़ी हो या बराबर हो। यानी मैं कह सकता हूँ कि 5 ग्रेटर और इक्वल टू 4, तो उसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। यानी 5 जो है वो ग्रेटर है किससे? 4 से। या यूं कह सकते हैं कि 5 ग्रेटर और इक्वल टू, अगर मैं कहूँ 5 तो तब भी आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। नहीं, यहाँ पे चेक किया रहा है कि पहली वैल्यू, पहला ऑपरेंड जो है दूसरा ऑपरेंड के बराबर है, बराबर हो या उससे बड़ा हो, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। इसी तरह से जो लास्ट ऑपरेटर है इसको कहते हैं हम लेस देन और इक्वल टू। तो ये चेक कर रहा है कि पहला जो ऑपरेंड है वो दूसरे ऑपरेंड से या तो छोटा हो या बराबर हो, तो अगेंस्ट उसका जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर कहलाते हैं। 6 तरह के हम दुनिया में जो भी कंपैरिजन की जाती है 6 ऑपरेटर से की जा सकती है। क्लियर? तो ये थे आपके रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में एक इक्वल टू है, मैंने बताया था आपको, अगर सिंगल इक्वल टू इस्तेमाल किया है इसका मतलब क्या है कि आप आपके पास राइट साइड का जो ऑपरेंड है उसके अंदर आप लेफ्ट साइड की ऑपरेंड है उसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं, उसमें असाइन कर रहे हैं, उसमें पुट कर रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बी ए इक्वल टू बी, तो बी की जो वैल्यू है वो किसमें स्टोर हो रही है, ए के अंदर। क्लियर। इसी तरह से नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए प्लस और इक्वल टू। यहाँ पे देखें दो ऑपरेटर एक साथ लिखे गए हैं, प्लस भी और इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे यहाँ लिखा हुआ एग्जाम्पल में देखिए ए प्लस इक्वल टू बी इज द सेम एज ए इक्वल टू ए प्लस बी। जब आप अगर कभी कहीं पर भी अगर इस तरह की एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं कि ए इक्वल टू ए प्लस बी, तो उसका शॉर्ट फॉर्म ये है कि आप ऐसे लिखा जा सकता है कि ए प्लस इक्वल टू बी। क्लियर। यानी ए इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस इक्वल टू बी। तो आप चाहे जावा, अच्छा ये जो स्टेटमेंट है ये आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप। और ये जो स्टेटमेंट है ए प्लस इक्वल टू बी, ये जावा के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर, पीएचपी के अंदर और आई थिंक जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप लिख सकते हैं। क्लियर। कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं जहाँ पर ये इस तरह की एक्सप्रेशन नहीं लिखी जा सकती, जस्ट लाइक विजुअल बेसिक है, उसमें आप इस तरह की एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, तो वहाँ पे आपको ए इक्वल टू ए प्लस बी ही लिखना पड़ेगा। क्लियर। ये एक जनरल फॉर्म है, उसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसी तरह से आप इसको देख लीजिए माइनस को, यानी कि माइनस इक्वल टू को देख लीजिए, ए माइनस इक्वल टू बी इज द सेम एज ए इक्वल टू ए माइनस बी। इसी तरह से ए मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू बी इज द सेम एज ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए डिवाइड बाय इक्वल टू बी इज द सेम एज ए डिवाइड बाय ए इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। इसी तरह से जो आखिरी ऑपरेशन है ए परसेंट यानी रिमाइंडर निकालने के लिए इक्वल टू बी इज द सेम एज ए इक्वल टू ए रिमाइंडर बी। तो ये चंद एक्सप्रेशन थी जिनके ऑल्टरनेट या शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है, इनको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए स्पेशल ऑपरेटर के अंदर। पहला ऑपरेटर है प्लस, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ये इस्तेमाल होगा कॉनकैटिनेशन के अंदर, अगर एज ए स्पेशल के तौर पर यूज हो रहा है। यानी कंबाइन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू इनटू द सिंगल स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन। क्लियर। शुरू में आपको याद होगा मैंने एक एक्सप्रेशन बना के दिखाया, वहाँ पर मैंने प्लस का साइन इस्तेमाल किया था। तो प्लस का मतलब ये था कि वहाँ पर वो कॉनकैटिनेट कर रहा था, ज्वाइन कर रहा था टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज को, यानी कि कुछ इंटीजर को कुछ स्ट्रिंग को आपस में कंबाइन कर रहा था। तो अगर ऐसा करना चाहें तो वहाँ पर हम प्लस का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। इसी तरह से एक और ऑपरेटर है इंस्टेंस ऑफ। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर इज यूज फॉर टाइप चेकिंग। It can be used to test if an object is an instance of a class, a subclass or an interface. यानी जब दो ऑब्जेक्ट्स जब हम क्लास के बनाएंगे और फिर उनके दरमियान हम चेक करेंगे उन ऑब्जेक्ट्स को, तो उसके दरमियान हम ये ऑपरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है ये इस इंस्टेंस वेरिएबल्स के बराबर है या नहीं है, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ये थोड़ी सी टिपिकल चीज़ है, ये आगे जब प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो उस समय आपको करके बताएंगे। तो फिलहाल स्पेशल ऑपरेटर में दो ऑपरेटर आते हैं, एक प्लस का भी आता है और एक इंस्टेंस ऑफ का भी आता है। क्लियर। आगे बढ़िए जनाब। अब आइए आपके पास ये थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है बिट वाइज ऑपरेटर। क्लियर। जावा के अंदर भी, सी के अंदर, सी शार्प के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर हम बिट वाइज ऑपरेशन भी कर सकते हैं। क्लियर। किस तरह से इसकी ऑपरेशन होगी तो समझ लीजिए। bitwise operator perform manipulation of data at bit level. This operator also perform shifting of bits from right to left. Bitwise operator are not applied to float or double, only apply integer value. ठीक है। एक बार याद रखिएगा कि जो आप शिफ्ट जो बिट वाइज ऑपरेटर जो इस्तेमाल करेंगे ये सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, आप इसको फ्लोट के ऊपर, डबल के ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात याद रखिएगा। पहली बात तो ये आपने सिंपल इंटीजर पे आपने इसको इस्तेमाल करना है। क्लियर। अच्छा, अब आप यहाँ देख लीजिए कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लें कि दो इंटीजर वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल बी है। ए में वैल्यू क्या है 5 है और बी में क्या है 7। इस बात को माइंड में रखिएगा कि ए के अंदर वैल्यू क्या है 5 और बी के अंदर 7। ठीक है। अब इसको चेक करते हैं जरा। देखें एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करना है। एंड का मतलब होता है कि जो दो बिट को चेक करो बीच में ऑपरेशन कौन सा होगा, एंड का होगा। तो यहां पे देख लीजिए ए एंड बी, अगर ए और एंड बी का आप एक्सप्रेशन ये लिखते हैं तो विल गिव 5 विच इज होगा क्या,
5 को बाइनरी में लिखें जरा, बाइनरी में 5 कैसे लिखा जाता है, 0101, ये क्या है 5 में, आपने बाइनरी फॉर्म में ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जो चीज लिखी हुई है 0101, ये बेसिकली 5 है, लेकिन किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, बिट लेवल के फॉर्म में, क्लियर। इसी तरह से जो नीचे लिखा हुआ है 011, ये क्या है 7 है, क्लियर हो गई बात, ठीक है। बाइनरी फॉर्म में चूंकि जो कंप्यूटर काम करता है, जैसे कि आप जानते हैं ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज जानता है, 01 पे काम करता है, 5 और 7 तो सिर्फ हमें हमारे समझने के लिए, बेसिकली इसके जो पीछे वर्क हो रहा होगा वो बाइनरी फॉर्म में हो रहा होगा। जब बीच में आपने ऑपरेटर इस्तेमाल किया आपने एंड का, क्लियर, जब ये आपने एंड का ऑपरेटर इस्तेमाल किया तो 1 और 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, 0 और 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 1, और 0 0 क्या होगा, 0। जो एंड का ऑपरेशन है, आपको शायद आपने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा हो, तो वहां पे इनको अगर आप बीच में एंड का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिए 1 1 क्या होगा, 1 होगा, क्लियर, और 0 1 क्या होगा, 0। इस पे आप सिंपल प्लस का ऑपरेशन इस्तेमाल कीजिए, सॉरी मल्टीप्लाई का ऑपरेशन इस्तेमाल कीजिए, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0। तो याद रखें जब भी एंड का ऑपरेशन इस्तेमाल किया जाता है तो एक बार याद रखिएगा बीच में जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। या यूं समझ लीजिए कि अगर पहली बिट 1 है और दूसरी बिट भी 1 है तो उसका आंसर भी क्या होगा, 1 होगा। अगर पहली बिट 0 है, दूसरी बिट 1 है तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। अगर पहली बिट 1 है और दूसरी बिट 0 तो उसका भी आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है हमेशा, यानी कि जब दोनों बिट 1 होंगी तो आंसर 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा, ठीक है। तो इसके जब हमने 5 के साथ एंड का ऑपरेशन अप्लाई किया बी के साथ, यानी ए में 5 था, बी में 7 था, तो आउटपुट क्या आया, आउटपुट आपके पास 5 आया, यानी 0 1 0 1, ओके। इसको हम बकायदा प्रैक्टिकली करके हम आपको बाद में बताऊंगा। इसी तरह से अगर और का ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं तो और के ऑपरेशन में क्या होगा, यानी कि ऑपरेशन और के ऑपरेशन में ये होता है कि अगर पहली बिट 1 है और उसके बाद की दूसरी बिट अगर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि इनके दरमियान जो बीच में ऑपरेशन होता है वो बेसिकली प्लस का ऑपरेशन होता है, क्लियर। तो 1 + 1, अगर प्लस को आप यानी कि ऑपरेशन करें तो 1 ही आएगा, क्लियर। इसको आपने ध्यान में रखना है, आपने 1 और उसको 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, 0 1 भी 1 होगा और 1 1 भी 1 होगा, ओके। वैसे तो आप अगर समझेंगे, अगर मैं प्लस के ऑपरेशन की बात करूं तो आप कहेंगे 1 1 तो 2 होता है जनाब, ठीक है। लेकिन बाइनरी फॉर्म में याद रखिएगा पहली बिट अगर 1 है दूसरी बिट 1 है तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा। पहली बिट 0 है दूसरी बिट 1 है उसका आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा, क्लियर। अगर पहली बिट 1 होती है और दूसरी बिट 0 होती है तो भी इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। यानी दोनों में से कोई भी एक बिट 1 होगी तो आंसर 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। यानी 0 0 है तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखिए, तो इसमें आंसर क्या है, 7 आएगा। इसको हम बाद में प्रैक्टिकली करके आपको दिखाएंगे। उसके अलावा ये कहलाता है आपका एक्सक्लूसिव और, यानी कि जो सिंबल है आपका इसको ये जो है 6 के ऊपर होता है, आप कीबोर्ड के ऊपर देखिएगा जो 6 है उसके ऊपर ये कैरेट का निशान आता है, और इसको जो है इसको अपर एंगल ब्रैकेट भी कहते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव और कहलाता है। इसका मतलब क्या है, इसमें ये होता है कि ऑल्टरनेट बिट डिफरेंट होनी चाहिए, यानी कि एक 0 हो एक 1 हो तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। अगर दोनों सिमिलर है, सेम है, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। हम देख लीजिए आप कि आप ये देखिएगा दोनों 1 सिमिलर सेम है तो आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर देखें 0 आ रहा है। यहाँ पर देखें एक बिट 0 है एक बिट 1 है तो आंसर क्या आ रहा है, इसका 1 आ रहा है। यहाँ पे देखें दोनों बिट 1 है तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पे देखें दोनों बिट 0 है, आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी एक बिट क्या होनी चाहिए, यानी कि ऑल्टरनेट होनी चाहिए, यानी 0 1 हो या 1 0, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे देखें 5 और 7 के दरमियान जब हमने एक्सक्लूसिव और का ऑपरेशन अप्लाई किया तो उसके अगेन जो बिट वाइज जो लेवल और जो ऑपरेशन जो आंसर आया वो क्या है, 2 आया, क्लियर। इसको अपने माइंड में रखना होगा। तो ये जो 2 क्यों आया कि 0 0 1 0 किसके बराबर है, ये 2 के बराबर है, ओके। इसी तरह से एक आपके पास है इसको कहते हैं बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, यानी कि रिवर्स होता है ये। इसमें ये जो ऑपरेशन है ये एक तरह से भी ये देखा जाए तो ये यूनरी ऑपरेटर है और इसमें एक ही ऑपरेटर इस्तेमाल होगा। जैसे आपने कहा है कि बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ए लिखा हुआ है, अब ए के अंदर सपोज करें अगर आपके पास 5 है तो 5 को आप रिवर्स में कर दीजिए, यानी कि जहां 0 था वहां 1 कर दें, जहां 1 था वहां 0 कर दें। तो 5 आपने लिखा ऐसे था, क्लियर, 0 1 0 1 ये 5 वैल्यू बाइनरी में आता है। तो इसको अगर आप अपोजिट करते हैं 1 0 1 0 तो ये वैल्यू क्या बन जाती है, 10 बन जाती है। और जो आखिरी बिट होती है साइन बिट की,
वो 0 होती है तो वो भी क्या हो जाती है 1 हो जाएगी, तो वो भी क्या हो जाएगा देखिए -10 हो जाएगा फिर ये। क्लियर? तो इस बात को अपने माइंड में रखिएगा कि जो जब आप इस तरह से लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट विल बी गिव -10, इसका जो आंसर है वो आपके पास मिलेगा। क्लियर? तो ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, रिवर्स, जो भी वैल्यूज को रिवर्स कर देना, 0 है तो 1 और 1 है तो 0। उसके बाद नीचे आइए लेफ्ट शिफ्ट, ये 2 टाइम आपने यहाँ लिखा हुआ है लेस देन का सिंबल। ये होता क्या है कि इसके अंदर आप यानी कि अगर 2 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल के अंदर आपने कहा ए लेस देन 2 लिखा हुआ है, यानी कि लेफ्ट, इसको कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट। क्लियर? 2 टाइम अगर आप यूज करते हैं लेस देन, उसको कहा जाता है लेफ्ट शिफ्ट कहा जाता है, बाइनरी ऑपरेशन हो रहा होता है। तो चूंकि अगर आप एज्यूम कर लेंगे आपके पास 8 बिट का कॉन्सेप्ट है, अगर 8 बिट आपके पास है तो उसमें अगर आपने वैल्यू स्टोर की हुई है, आपने ए के अंदर 5 है फॉर एग्जाम्पल, और 5 का मतलब होता है कि आप ये इस तरह लिखा हुआ है, यानी कि 0 0 0 0 1 0 1, ये 5 लिखा हुआ है। तो आफ्टर 2 शिफ्टिंग यानी होगा क्या है कि लेफ्ट साइड के अंदर 2 शिफ्ट का यानी कि 0 का इजाफा हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ये 2 0 क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और यहाँ पर 2 0 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे इस जगह के ऊपर। क्लियर? नीचे देख लीजिए आप, ये 2 0 क्या हो गए, ऐड हो गए, और यहाँ से 2 0 पीछे शिफ्ट हो गया। तो अब जो ये वैल्यू बनेगी, अगर इसको चेक करें तो आप इसका एक और फॉर्मूला है वो उस तरह से चेक किया जा सकता है, यानी 5 को मल्टीप्लाई करें 2 से और उसका जो उसकी पावर ले लें 2 से, तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 4 20, तो उसका आंसर जो बनेगा वो 20 आएगा। ये एक सिंपल फार्मूला है, इसके तहत भी वैल्यू मालूम की जा सकती है कि अगर यानी कि ए के अंदर 5 है तो इस फार्मूले के तहत आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप 2 बिट शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड तो आंसर क्या आएगा, इस तरीके से आएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 इसको लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ तो 5 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 3 हो जाएगी, यानी कि 8 हो जाएगा। क्लियर? और 8 5 जा 40, तो फिर आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 40 आएगा। क्लियर? तो ये अपने माइंड में रखिएगा, ये फॉर्मूला से मैंने बता दिया, इस तरीके से ऑपरेशन का होगा। और इसी तरह से अगर आप ये आपके पास क्या राइट शिफ्ट है, इसमें क्या होता है कि 2 बिट जो होती हैं राइट साइड शिफ्ट होती हैं, और इसमें क्या होगा, अगर ए के अंदर 5 है तो याद नोट कर लीजिए कि जो आगे की जो 2 बिट थी वो बाहर निकल गई, इस साइड से निकल गई, और वो जब पीछे दो बिट यानी कि ऐड हुए 0 0, तो उसका आंसर क्या आया, 1 आया, सिंपल। क्लियर? यानी 0 1 क्या हो चुका है, ये बाहर निकल गई हैं, और जो पीछे जो उसके ऐड होंगी वो क्या होंगी, वो 0 0 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि आपने लाना आपका 8 बिट के अंदर ही है, इसको 8 बिट बनाना है, तो ये 2 बिट आप बाहर निकाल दीजिए आप, और 2 बिट जो 0 0 की वो पीछे से आप ऐड कर लीजिए, इसको कहते हैं राइट शिफ्ट, और इसके अगेन जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो ये बेसिकली बिट वाइज ऑपरेशन है जो कि यानी कि हम जावा के अंदर कर सकते हैं, और इसकी एग्जाम्पल इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकली करके आपको बताऊंगा। ओके जनाब, तो जनाब ये थे आपके पास ऑपरेटर, और इसके बाद आपके पास एक और कॉन्सेप्ट है, वो है प्रीसीडिंग ऑफ ऑपरेटर। इसका मतलब ये होता है कि कौन सी यानी कि जो ऑपरेशन है वो किस तरह से होगा, लेफ्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ्ट होगा, इसकी जो एसोसिएटिविटी है वो किस तरह से होगी, और किस तरह से ये कौन से ऑपरेटर को पहले परफॉर्म करेगा, कौन से ऑपरेटर को बाद में परफॉर्म करेगा, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। Operator precedence determine the order in which operator are evaluated. Operator with higher precedence are evaluated first. Operator precedence refer to the order in which operator execute within an expression. The precedence of an operator specify how tightly it bind two expression together. For example, in the expression 1 plus 5 into 3, अब इस चीज को जरा देखते हुए आप ये जरा देख लीजिए इसका आंसर क्या है। 1 plus 5 into 3, the answer is 16 and not 18 because the multiplication operator has a higher precedence than the addition। यानी जो मल्टीप्लाई का जो ऑपरेटर है ये पहले परफॉर्म होगा बोर्ड मास ऑपरेशन के तहत। याद रखें, बोर्ड मास का मतलब होता है कि इसमें कॉन्सेप्ट ये है
पहले है बी का मतलब है होता है ब्रैकेट ओपन, बी ओ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद क्या है डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये इस रूल के तहत डेटा जो है वो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा होता है। तो पहले मल्टीप्लाई होगा, यानी मल्टीप्लाई का मतलब हो जाएगा 5 इंटू 3 यानी 15, और 15 प्लस 1 16। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि 1 प्लस 5 यानी कि पहले 6 होगा और 6 3 18, तो 18 आंसर नहीं आएगा। आंसर जो आएगा वो 16 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई की जो प्रेसिडेंस है वो क्या है, हायर है देन टू प्लस और माइनस साइन। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है। हाँ, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं कि ऐसे लिखा जाएगा, सपोज करें कि ऐसे लिखा जाए इसी एक्सप्रेशन को, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी आपने क्या किया, पहले ब्रैकेट ओपन को आपने क्या किया, उसकी फर्स्ट लेके जो प्रेसिडेंस है वो हायर दिया, यानी आपने कहा कि पहले जो है वो 1 प्लस 5 किया जाए, तो 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, और फिर 6 के बाद जब मल्टीप्लाई करेगा 3 से, उसका आंसर क्या आएगा, 18 आएगा। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि कभी आपने देखना होता है कि हमने कौन सी एक्सप्रेशन जब हम लिखिए तो कौन सी एक्सप्रेशन पहले एवुलेट हो और कौन सी बाद में हो। एक तो ये आपने डिफाइन करना होता है, और बात चीज़ें क्या है वो प्री डिफाइंड सेट हुई हुई हैं, उनकी जो प्रेसिडेंस है वो डिफाइन हुई हुई है, उनकी जो एसोसिएटिविटी है वो इस तरह से है। यहाँ देख लीजिए, इसका मैंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है कि अगर सिंपल यानी कि प्लस प्लस या माइनस माइनस आपने कहीं इस्तेमाल किया हुआ है, तो वो राइट टू लेफ्ट उसकी जो एसोसिएटिविटी होगी वो इस तरह से होगी। क्लियर? नॉट की क्या है, राइट टू लेफ्ट है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, परसेंट, प्लस, माइनस, एंड जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं और जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इन सब की जो है लेफ्ट टू राइट है। क्लियर? इसी तरह जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, इनकी जो है राइट टू लेफ्ट है। तो ये छोटी सी चीज़ें बस को याद रख लीजिएगा, एग्जाम के अंदर अगर कभी आ जाता है कि इनके जो एसोसिएटिविटी है वो आप डिफाइन करें कि प्लस प्लस और माइनस माइनस की क्या होगी, लेफ्ट टू राइट होगी या राइट टू लेफ्ट, तो आपको इसे पता होना चाहिए था। ठीक है? और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बाकायदा इन तमाम ऑपरेटर्स को एक दफ़ा प्रैक्टिकली बाकायदा करके देखेंगे कि किस तरह से इनको हम बाकायदा ऑपरेशन करेंगे और इनका आउटपुट स्क्रीन पे क्या आता है। क्लियर जनाब? तो आज हमने बेसिकली जो है ऑपरेटर के टॉपिक को हमने आज यहाँ पर क्लोज़ किया, और अब जो है जो आज का टॉपिक हमने थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो हमने इनकैप्सुलेशन को थोड़ा सा रिकैप किया कि इनकैप्सुलेशन या डेटा हाइडिंग क्या चीज़ है, क्या कॉन्सेप्ट है, और उसको बाकायदा हमने इम्प्लीमेंट करके दिखाया। और हमने एक क्लास बनाई अलग से एक फाइल के अंदर, और उसका जो मेन फंक्शन था वो आपने अलग से बनाया, और फिर उस मेन फंक्शन के अंदर उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उन डेटा मेंबर वेरिएबल्स को आपने एक्सेस करके देखा कि क्या है, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि हमको अगर उन डेटा मेंबर की वैल्यू प्राइवेट हो तो उनको एक्सेस नहीं कर सकते। यही कॉन्सेप्ट डेटा हाइडिंग का है। और उनको एक्सेस करने का तरीका क्या ये है कि जो उनके जो डेटा मेंबर फंक्शन है उनके ज़रिए उनको इस्तेमाल करते हुए हम उन डेटा मेंबर वेरिएबल्स की वैल्यू को सेट या गेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने बेसिक सिंटैक्स ऑफ जावा लैंग्वेज को देखा कि हमने जो रूल्स हैं कि क्लास का नाम कैसे रखना चाहिए, मेथड का नाम कैसे रखना चाहिए, जो वेरिएबल आइडेंटिफायर होंगे वो किस तरह से रखेंगे, और उसके बाद हमने एक्सप्रेशन को देखा और ऑपरेटर्स को हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ थ्योरेटिकल आज कुछ कॉन्सेप्ट था, ज़्यादा था, उसको सिर्फ ऑपरेटर के हवाले से अपने कुछ बातें याद रखनी है। ये ऑपरेटर बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे पूरी जावा लैंग्वेज के अंदर, क्या बल्कि हर लैंग्वेज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इन ऑपरेटर का बहुत बुनियादी रोल है। इनके बगैर आप कोई प्रोग्रामिंग कर ही नहीं सकते। क्लियर? तो फिलहाल अभी आप इन ऑपरेटर्स को जब रिवाइज कर लीजिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, प्रैक्टिकल जो डेमोस्ट्रेशन है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में हम करके आपको बताएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।